हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। इस वीडियो में हम पद्य भाग करेंगे, कंप्लीट कविताओं वाला पोर्शन करेंगे सारे का सारा, और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा जो है एक और काम की जो है अपडेट आपके लिए वो बता देता हूं, आपके ही काम आएगी। गूगल पर जाना है और ये वेबसाइट सर्च करनी है cclchapter.com। CCL चैप्टर लिख लेना गूगल पर और सर्च कर लेना, ये वेबसाइट आ जाएगी ऊपर ही cclchapter.com। इसको आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट में आपको हरियाणा बोर्ड का क्लास 12 के लिए सारे सब्जेक्टों का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने लॉन्च कर रखे हैं नए वाले विद आंसर की आपको मिल जाएंगे। सिलेबस, मार्किंग स्कीम सब कुछ आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर। उसके अलावा अब की बार हमने इसी वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर से आप हरियाणा बोर्ड के लिए 2024 में जो एग्जाम होने हैं मार्च में, उनके लिए पेड PDF भी खरीद सकते हो। अब ये PDF खरीदने का क्या फ़ायदा रहेगा पहले वो सुन लो, कहीं तुम सोचो कि हमें बस ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है। आपको जो PDF मिलेंगी सोप के सेक्शन से, जो PDF आप परचेज करोगे, उन PDF के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की तो मिलेंगी विद आंसर्स। ठीक है, आंसर के साथ में जो है सारी किताबों के आंसर आपको कराए जाएंगे अच्छे से। और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम जो है 1-2 भी है कुछ एक चैप्टर्स में, मतलब कम कोशिश की है कि कम से कम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप जो है कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सारे जरूरी टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे अगर आपको पास होना है या थोड़ा ठीक ठाक ही स्कोर करना है। उसके बाद में जो है MCQs करा रखे हैं उसी PDF के अंदर, आपको विद आंसर है MCQs सारे के सारे सब्जेक्टों में। और उसके बाद हमने जो है एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, सर हमको 80+ चाहिए, हमको फुल मार्क्स के करीब लाने हैं, तो आपके लिए भी वो PDF है। कहीं आप सोचो कि सिर्फ पास होने वालों के लिए है, आप भी उसको खरीद सकते हो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको जितनी PDF करोगे, जिस तरीके जितनी पढ़ोगे, जितनी मैक्सिमम आप याद कर पाओगे, उतना ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमने वैसे कोशिश करी है कि शुरू में कम क्वेश्चन दे, ताकि आप में से जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं वो पढ़ ले। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने लास्ट में दे रखे हैं, ताकि जिनको अच्छा स्कोर करना है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके जाएं। और शुरू वाले क्वेश्चन तो सबको मैंडेटरी हैं, मतलब जो पूरी PDF कर लेगा वो ज़्यादा स्कोर कर पाएगा, जो शुरू के करेगा वो पास होने वालों के लिए। ठीक है, तो दोनों तरीके के डिज़ाइन हमने बना रखे हैं एक ही PDF के अंदर, तो अगर खरीदनी हो तो खरीद सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले परचेज के टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पे पद्य भाग में। पहले पद्य भाग का पैटर्न समझते हैं कि किस तरीके से आने वाला है। आपके जो क्वेश्चन आंसर MCQ तो पता है सबको आएंगे, 5 MCQ आएंगे पद्य भाग से, इस किताब से आरोह वाली से 5 आएंगे MCQ आपके गद्य भाग से। अब जो है उसके अलावा क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का आएगा पद्य भाग, 5 ही नंबर का आएगा, और 5 नंबर का ही आएगा आपका गद्य भाग। दोनों 5-5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, आप ये मत सोचना कि आपको और करके या एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे कि 3 क्वेश्चन दे दिए 2 करने हैं, नहीं, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 2 ही करने हैं आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मोस्टली चांस रहेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ इनमें से ही दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, उसको जरूर से याद रखना, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब है ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है और बार बार रिपीट हुए जा रहा है वो क्वेश्चन, तो उसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। एक और चीज़ आपको करनी है, कविताओं वाले पोर्शन पद्य भाग में सभी कविताओं के मूल भाव जरूर याद करने हैं। देखो, मूल भाव, उद्देश्य, प्रतिपाद्य एक ही चीज़ होती है सारी की सारी, तो ये जरूर याद करनी है। चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले में यही मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा पिक करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो सारे चैप्टरों का करना है। वैसे मैंने जो जो चैप्टर्स जिनमें जो जो जरूरी क्वेश्चन है वो सारे ऐड कर रखे हैं इस वीडियो में, इस PDF के अंदर। अब देखते हैं पहला चैप्टर है आत्म परिचय, एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का
प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन। देखो लेखक का नाम मैंने वैसे भी बोला था कि याद करके जाना है, काम का है वो। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के साथ प्राणियों की भावनाओं को सुनने का प्रयास किया है। समय लगातार बदल रहा है, हर कोई समय को बचाने के लिए कोशिश करता है और अपनी मंजिल को जल्दी से पा लेना चाहता है। अपने किसी प्रिय से मिलने के लिए प्यार, गतिशीलता और साहस वो पैदा कर देता है। तो ये है हमारा उद्देश्य, यानी कि जो चीज़ें जो कंसेप्ट है इसके अंदर, कविता के अंदर हमें बताया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए, यानी कि उम्मीद और नाराजगी या निराशा जो है किस तरीके से हो रही है वो बताना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने आशा और निराशा दोनों को व्यक्त किया है। चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता से मिलने के लिए उम्मीद लगाकर बैठे, यानी आशा, ठीक है, कि उनके माता पिता कब आएंगे, कब उनके लिए भोजन लाएंगे। लेकिन वहीं कविता में हमें निराशा का भाव भी दिखाया गया है, जब कवि कहता है कि सबको डर है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए। समय गतिशील है और हमेशा बदलता रहता है, यानी कि यहाँ पे क्या दर्शाने की कोशिश की है कवि ने, निराशा का भाव और बदलता रहता है। कवि ने इस कविता में आशा और निराशा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, यानी कि जो पंक्ति है ना हमारी, इससे क्या पता लगता है हमको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय हमेशा चलता रहता है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय के सामने जीवन जो है क्षणभंगुर मात्र है, क्षणभंगुर यानी बहुत छोटा सा, ना के बराबर। इसीलिए कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं चलता। इसीलिए प्रत्येक जीव अपना समय बचाने की कोशिश करता है और अपनी मंजिल को कम से कम समय में पा लेना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया के बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। नीडों यानी घोंसलों से, ठीक है, घोंसलों से किस उम्मीद में झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीद में नीडों से झांक रहे होंगे। माता पिता के चले जाने के बाद घोंसले में बच्चे यही आशा कर रहे होंगे कि उनके माता पिता कब वापस आएंगे, कब उनके लिए उन्हें भोजन कराकर उनकी भूख को शांत करेंगे, कब उनसे प्यार करेंगे। ऐसी बहुत सारी आशाएं लेकर बच्चे नीडों से झांक रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 पतंग। पतंग में भी यही सेम क्वेश्चन मैंने बोला है, लगभग हर कविता से आपका मूल भाव पढ़ के जाना ही जाना है। मूल भाव स्पष्ट कीजिए या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा, देखो एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, कहीं तुम लेखक का नाम लिखना भूल जाओ। लेखक का नाम जरूरी है, जब भी आप उद्देश्य या मूल भाव आपसे पूछा जाए, लेखक का नाम जो है साथ में लिख देना आप उसमें, ठीक है। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने बच्चों के बचपन का और उनकी खुशी और उत्साह का वर्णन किया है। कवि ने पतंग को बच्चों की उमंग के रूप में दर्शाया है। जब बच्चे बरसात के मौसम में जाने के बाद आसमान में पतंग उड़ाते हैं, यानी कि बरसात यानी कि जो चमासा होता है वो चला जाता है, उसके बाद आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तब बच्चे पतंग के साथ अपने आप को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। एक और जहां सर्द ऋतु का मौसम आ रहा होता है, आसमान रंग बिरंगी तितलियों से भरा होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपनी किलकारियों से चारों तरफ खुशियां बांट रहे होते हैं। इस समय चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। तो ऐसा कुछ ये जो है मूल भाव है, यानी कि क्या चल रहा है पाठ में वो बताना होता है। इसमें काइंड ऑफ समरी सी होती है ये। पतंगबाजों की मानसिकता का वर्णन कीजिए, या फिर पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे हैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देखो ये और करके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसका मतलब है कोई सा क्वेश्चन पूछ ले आपको यही आंसर उसमें टेपना है, ठीक है। कवि ने यहाँ पतंग को बच्चों की कोमलता के रूप में दर्शाया है, इसीलिए बच्चों का पतंग के साथ एक अटूट संबंध होता है। जब पतंग आकाश में उड़ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, तो बच्चे भी अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करने लगते हैं। बच्चे पतंग के साथ तन और मन से जुड़ जाते हैं। वे पतंग को उड़ाने में इतना डूब जाते हैं कि अपने आप को पतंग समझने लगते हैं। इसीलिए कवि कहता है बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का कौन सा संबंध यहाँ पे दर्शाया गया है।
कवि ने यहाँ बच्चों का वर्णन कपास की तरह किया है। जिस प्रकार कपास कोमल और निर्मल होते हैं, इसी प्रकार बच्चे भी निर्मल, कोमल और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चों का मन भी कपास की तरह बिल्कुल साफ होता है, उनके मन में कोई मैल नहीं होता। इसी प्रकार कवि ने कपास और बच्चों का संबंध दर्शाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो आया। इसमें जो है ये पंक्ति है एक, इसके बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उनका वर्णन कीजिए। कवि ने इस कविता में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दर्शाया है। सबसे तेज बौछारों और भादों के महीने के जाने के बाद जब सवेरा होता है तो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से भरा होता है। सवेरा यानी सुबह का जब टाइम होता है, सूरज निकलता है तो बिल्कुल एक चमकदार और लाल से रंग से आसमान भर जाता है ना। जब वह सुबह का समय हो रहा होता है, सूरज उग रहा होता है, तो वो उसको लालिमा बुलाते हैं। तो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से भरा होता है। वह सवेरा लाल रंग का खरगोश की आंखों जैसा दिखाई पड़ता है। शरद ऋतु का मौसम हर चीज को चीरता हुआ आता है, जिससे कईयों ने शरद ऋतु को मानव, कवि आना था यहाँ पे, कई नहीं है, कवि ने जो है शरद ऋतु को मानव का रूप देते हुए कहा है कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाता हुआ आता है। यह सुहाना सा मौसम छोटे बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए भी अपने पास बुलाने लगता है। जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनकी किलकारियों की आवाज़ें गूंज उठती हैं। तो ऐसा कुछ जो परिवर्तन है जब भादो आता है, मतलब मौसम बारिश का मौसम चला जाता है, तो ऐसा कुछ वर्णन कवि ने किया हुआ है। अगला चैप्टर देखते हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बात सीधी थी पर कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। बात सीधी थी पर कविता में कवि कुंवर नारायण ने, देखो हर एक में आपने ध्यान दिया हो, मैं कवि का नाम यूज कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही यूज करना है, इसी तरीके से लिखना है, नहीं तो ऐसे जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको रट के चले जाना, वो भी काम चल जाएगा। कवि कुंवर नारायण ने रचनाकारों के ऊपर व्यंग्य किया है, जो अपनी रचनाओं को प्रदान करने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे अपनी रचनाओं में शब्दों का जाल बनाकर पाठकों को भ्रमित करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। वाहवाही यानी कि तारीफें लूटते हैं। भले ही उनकी रचनाओं का मतलब पाठकों को समझ में नहीं आया हो या नहीं आया हो, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि रचनाकारों को अपनी बात सरल, सहज और स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए, ताकि पाठकों तक उनकी बात सहज रूप में समझ आ जाए। सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी? सीधी बात किस प्रकार पेचीदा बन जाती है? जब भी रचनाकार अपनी रचना लिखता है तो वह कोशिश करता है कि वह अपनी बात को सहज और स्पष्ट रूप से कह सके। ऐसा ही कवि ने भी किया, जो उसने भाषा को तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा, घुमाया फिराया और अंत में बात भाषा के चक्कर में इतनी बिगड़ गई कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इस प्रकार उसकी उलझी हुई बात प्रभावहीन हो गई और इतनी जो है उसकी बात बिगड़ गई कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ये पूछ रहे हैं ना कहाँ तक बिगड़ी, तो इतनी बिगड़ गई कोई सेंस नहीं रहा, वो नॉन सेंस बन चुकी थी। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? जब भी हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम सही शब्दों का चयन भी करते हैं, जिससे जिस भी व्यक्ति को हम कोई बात कहना चाहते हैं वह उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। नहीं तो कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जिस प्रकार, देखो यहाँ पे बताना आपको बात कैसे जुड़े हुए हैं, उदाहरण वगैरह देंगे हम इसके बारे में। जिस प्रकार यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि हमें स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि कैसे सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मारो मत छोड़ो, यह सुनने वाला उसे क्या करेगा? मारेगा, है ना। अगर हम कहेंगे मारो मत छोड़ो, तो वह क्या करेगा? उसको छोड़ देगा। उल्टी बात हो गई ना, मतलब एक में हम पिटवा रहे हैं, एक में बचा रहे हैं। अर्थात यहाँ सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए बात और भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कोमा ही तो बदला, रुकने का मतलब कोमा आप बोलते टाइम ये थोड़ी ना बोलोगे मारो कोमा मत छोड़ो, ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप रुकोगे जब वहाँ पे, तो जब आप बात बोलोगे तो उस टाइम पे आप जो है वहाँ पे आपकी जो बात है वो भाषा का जो लहजा है उससे जो है मैटर करती है। अगला चैप्टर देखते हैं हम। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। स्पष्ट कीजिए।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव प्रकट किया है, जबकि टेलीविजन कैमरा वाले अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टेलीविजन वाले अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे वह अपाहिज व्यक्ति रो दे और टेलीविजन देखकर दर्शक भी उसके साथ यह दुख उसका महसूस करने लगे। इसीलिए कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, यानी कि उसको जानबूझ के रुलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सार लिखिए, मूल भाव भी लिखिए, कुछ भी कह लो, लिखना तो पड़ेगा तुमको। मैंने कहा है आपको कि ज़्यादातर टाइम यही पूछते हैं एग्जाम में। मैंने हर कविता से आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। इनको एटलीस्ट अच्छे से याद करके जाना आप। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है, जिसमें कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लोग पैसे कमाने के लिए और टेलीविज़न पर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार अपाहिज पर अत्याचार करते हैं और अपाहिज से बेतुके सवाल पूछने लगते हैं, जिससे अपाहिज पीड़ा महसूस करता है। उसका यही दुख दर्द कैमरे में रिकॉर्ड करके वो लोग बेचना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कार्यक्रम को कैसे रोचक बनाया गया। रोचक यानी मज़ेदार बनाया गया। टेलीविज़न कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से उसके बुरे अनुभव और कष्टों के बारे में पूछा जाता है और ऐसे ही बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं जिससे उस अपाहिज व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस हो और वो रोने लग जाए। टेलीविज़न वाले इसे इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि देख रहे दर्शक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उसे करुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है उषा। उषा यानी सूर्योदय का समय, जब सूरज उग रहा होता है। सूरज उगा नहीं है, उगने से पहले एक हल्की सी लालिमा आसमान में छाई होती है, तो उसको हम उषा बुलाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है चैप्टर है हमारा। भोर के नभ को राख से लिपा चौका क्यों कहा गया है। भोर के नभ का रंग नीला होता है। भोर यानी कि सुबह का, सूर्योदय जब हो रहा होता है, और नभ होता है आसमान, ठीक है। तो भोर के नभ का रंग नीला होता है, पर इसके साथ उसमें हल्का सफ़ेद रंग बिखरा होता है, यानी कि बादल होते हैं ना, हल्की धुंध सी होती है वो। सुबह के समय आकाश में हल्की नमी भी होती है। इसी प्रकार राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा के साथ सफ़ेदी का मिश्रण होता है, यानी कि जो चूल्हा लिप लेते हैं हम लोग, वो चीज़ है ये। ताज़ा लिपा होने की वजह से यह यहाँ भी नमी से भरा होता है, इसीलिए कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। सूर्योदय यानी कि जब सूर्य उदय हो जाता है उस समय। उषा सूर्य के उदय होने से पहले का सुंदर दृश्य है, जिसमें आसमान के नीले रंग में हल्की सी सफ़ेदी फैली होती है। धीरे धीरे पूरा आसमान लाल होने लगता है और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत प्रतीत होता है। सूर्य के उदय होने के बाद यह दृश्य खत्म हो जाता है, जो कि ये टाइम ज़्यादा नहीं होता, 10-15 मिनट मैक्सिमम। वैसे होता तो एवरेजली 5-6 मिनट का है बस, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशंस पे। इसीलिए कवि कहता है सूर्योदय से उषा का ये जादू, इतना प्यारा सा दृश्य, ये टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन ने तो मचा रखा है गदर पे गदर। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। किन उपमानों को देखकर पता चलता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उषा कविता का मूल भाव लिखिए। उषा कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य का विवेचन कीजिए। उषा के सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो बताइए। उषा कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इतने सारे क्वेश्चन, एक ही आंसर। कवि शमशेर बहादुर, कवि का नाम लेंगे क्योंकि मूल भाव है, ठीक है, इसीलिए हमने कवि का नाम लिया है। वैसे बाकी क्वेश्चन में भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में गांव की सुबह का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्य के उदय होने से पहले पूर्व दिशा में आकाश नील शंख के समान प्रतीत होता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जिस प्रकार किसी गांव की महिला ने चूल्हा जलाने के बाद राख से लीप दिया हो। कुछ देर बाद आकाश हल्की सी लाली के साथ के जैसा जो है दिखाई पड़ता है, जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो।
इसके कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाता है, जो जल में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदर शरीर हो। सुंदर काया बुलाता है ना कवि उसको। सूर्य के पूरा दिखाई देने के बाद यह सारा प्राकृतिक सौंदर्य मिट जाता है। तो यही पूरी कविता का सार भी है और यहीं पे जो है हमें शब्द चित्र जो है प्रस्तुत किया है कवि ने। अगला चैप्टर देखते हैं, बादल राग। बादल राग कविता में अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? बादल राग कविता में दुख की छाया मानव शरीर में आने वाले दुखों, कष्टों और मुसीबतों को कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में है कि इसीलिए यह आना था यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्ति में यह इसीलिए कहा गया है क्योंकि सुख और दुख मानव जीवन के दो पहलू हैं। जब एक आता है तो दूसरा चला जाता है और जीवन काल के दौरान यह आते जाते रहते हैं, और इसीलिए कवि कहता है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी कि सुख दुख चलते ही रहते हैं जीवन काल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। ये जो पंक्ति है इसमें कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? प्रस्तुत पंक्ति विप्लव रव के माध्यम से कवि क्रांति के विद्रोह को दर्शाना चाहता है। यह क्रांति ऐसे लोगों का सवर है जो सदियों से यानी कि बहुत लंबे टाइम से पूंजीपति वर्ग के शोषण का शिकार होते आए हैं। पूंजीपति वर्ग यानी अमीर लोगों का जो है गरीबों का शोषण करते हैं ना अमीर, ये माना जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह होता भी है एक्चुअल में। तो इसीलिए जो है कवि यहाँ पे वही चीज़ दर्शाता है कि सदियों से पूंजीपति वर्ग के शोषण का शिकार होते जो लोग आए हैं छोटे ही है शोभा पाते। ऐसा यहाँ पे इसीलिए कहा है क्योंकि क्रांति जब होती है हमेशा पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग के लोगों द्वारा हो रहे शोषण के छुटकारा पाने के लिए होती है। जैसे मतलब कोई गुलामी है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, उसके लिए तो क्रांति होती है या शोषण हो रहा है। यह क्रांति आम जनता द्वारा ही की जाती है, जिससे इस क्रांति का प्रभाव जन सामान्य लोगों पर नहीं पड़ता, लेकिन उच्च वर्ग इसी क्रांति से भयभीत हो जाता है। जन सामान्य लोगों को इस क्रांति के माध्यम से शोषण से बचने का मौका मिलता है और इसीलिए इस क्रांति में छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी कि छोटे जो है ना मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हीं को खुशी मिलती है, जबकि अमीर लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में मिल रहा है आपको। बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, या फिर बादल के क्रांतिकारी रूप का वर्णन कीजिए, या फिर बादल राग में निहित क्रांति की भावना पर प्रकाश डालिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि मैंने बोला है कवि का नाम जरूर इस्तेमाल करना है जब भी आपसे कविता का मूल भाव या सौंदर्य स्पष्ट करना पड़े आपको कहीं पे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता में बादलों को क्रांति के रूप में दर्शाया है। उनका मानना है कि समाज में पूंजीपति वर्ग हमेशा से निम्न वर्ग का शोषण करता है। इन्होंने निम्न वर्ग को पूर्ण रूप से लूटकर अपने खजाने भर लिए हैं। इन्होंने किसानों के जीवन सार रूपी रक्त को चूस लिया है। जीवन सार होता है यानी कि उनकी खून मेहनत से जो कमाई करी है, उन्होंने जो भी अनाज उगाया है उसको सारे का वो शोषण करके वो हड़प ले रहे हैं। तो यानी कि जीवन सार रूपी रक्त को उन्होंने चूस लिया है। इसके शोषण के कारण अब सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई हैं। निम्न वर्ग बहुत ही दयनीय अवस्था में आ चुका है। कवि के मन में अब पूंजीपति वर्ग के लिए नफरत और गुस्सा भरा है। कवि क्रांति के माध्यम से सभी पूंजीपतियों का साम्राज्य नष्ट कर देना चाहता है ताकि इससे जन सामान्य को सुखी जीवन मिल सके। इसीलिए पूंजीपति वर्ग को मिटाने के लिए कवि ने विप्लव के बादलों का आह्वान किया है, यानी कि क्रांति का आह्वान किया है। अगला चैप्टर देखते हैं, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें ज़्यादातर राम वाले से ही पूछते हैं। राम के भ्रातृ प्रेम का विवेचन कीजिए। भ्रातृ प्रेम यानी कि भाई से जो प्रेम था, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं ना तो वो अपना विलाप करता है। वो भाई से जो प्रेम करते हैं भगवान राम, तो उसका हमको वर्णन करना है। राम अपने भाई लक्ष्मण से बहुत अधिक प्रेम करता है। जब लक्ष्मण तीर लगने से मूर्छित हो जाता है तब श्री राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि मैं वन में आकर अपने प्यारे भाई को गवा दूंगा तो मैं कभी भी अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। अपने भाई को मूर्छित देख श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरीके से वो अपना भाई से जो है प्रेम प्रकट कर रहा है। एक भी कॉमन सेम सी सेंस में क्वेश्चन बताना आपको। राम के प्रलाप का वर्णन कीजिए। राम के प्रलाप का
विश्लेषण कीजिए, यानी कि सेम ही बताना कि किस तरीके से जो वो प्रलाप कर रहे हैं। मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को तीर लगने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। अब हम पूरा बताएंगे ना क्यों प्रलाप कर रहा है, क्या सीन हुआ। मूर्छित हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर हर कोई घबरा जाता है। राम अपने भाई के पास जाकर विलाप करने लगते हैं। राम अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। वैद्य के कहने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया हुआ था और आधी रात बीतने तक भी हनुमान वापिस नहीं आया था। हनुमान के न आने पर श्री राम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और अपने भाई को हृदय से लगाकर याद करते हुए कहते हैं कि भाई, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही कोमल है। तुमने हमेशा दुखों में मेरी सहायता की है। तुमने जो मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया और मेरे साथ यहाँ जंगलों में चले आए। तुमने मेरे साथ जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सबको सहन किया है। तुम मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर उठ जाओ और पहले की तरह मुझसे प्यार करने लगो। यदि मुझे पता होता कि मैं वन में आकर अपने भाई को गवा दूंगा तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता। इस प्रकार श्री राम अपने भाई को मूर्छित देखकर अपना दुख प्रकट करते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर वाला तो था 2 नंबर के हिसाब से, सेम इसी सेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, ये बड़े क्वेश्चन के हिसाब से 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सेम सी सेंस आपने देखा होगा, इसमें भी हमने यही बातें करी हैं, इसमें भी यही करी है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। लक्ष्मण के उपचार का वर्णन कीजिए। उपचार यानी कि कैसे वो ठीक हुए। मेघनाथ द्वारा तीर लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। वैद्य को लक्ष्मण के उपचार के लिए बुलाया जाता है। वैद्य के अनुसार लक्ष्मण का उपचार केवल संजीवनी बूटी से ही संभव था, लेकिन यह संजीवनी बूटी भारत के हिमालय पर्वत पर थी, जो वहां से बहुत अधिक दूर थी। इस बूटी को सूर्योदय से पहले लक्ष्मण को खिलाया जाना अनिवार्य था, अन्यथा लक्ष्मण का उपचार संभव नहीं था। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर सूर्योदय से पहले वापस आते हैं, जिससे वह संजीवनी बूटी को न पहचान पाने के कारण पूरे पहाड़ को ही अपने साथ उठा लाते हैं। इसके बाद वैद्य सही बूटी की पहचान करके लक्ष्मण का उपचार करते हैं और कुछ ही देर में लक्ष्मण को होश आ जाता है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस में वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। यानी कि माहौल कैसा था वहाँ पे, लक्ष्मण मूर्छित थे, हनुमान आया नहीं था, हर कोई दुखी था। तो उसी टाइम जब हनुमान की एंट्री होती है, करुण रस था, करुणा की भावनाएं चल रही थी वहाँ पे, एकदम से वहाँ पे वीर यानी कि साहस वाली सी थोड़ी भावना जागृत हो जाती है हनुमान के आ जाने से। तो वो कैसे होता है वो हमको बताना है। लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात समस्त माहौल शोकग्रस्त हो गया था, हर कोई दुखी था। राम अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। वहां पर राम के साथ साथ संपूर्ण वानर सेना भी दुखी थी। वहां पर हर कोई हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी के लाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ उसका पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। हनुमान को देखकर राम और समस्त वानर सेना खुश हो गई और इस प्रकार हनुमान के अवतरण से करुण रस वीर रस में बदल गया। यानी कि कितना साहस उन्होंने किया था, उसकी वजह से वो वीर रस में यहाँ पे बदल चुका था, वो भावनाएं बदल चुकी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा रुबाइयाँ या फिर गजल। गजल में निहित कविता के पीड़ा का चित्रण कीजिए। गजल की मूल चेतना पर प्रकाश डालिए और मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये देखो, अजीब अजीब से नाम देखने को मिले ना, आपको हर एक चैप्टर में नहीं मिलेंगे। किसी में मूल भाव, किसी में प्रतिपाद्य, अलग अलग तरीके से कन्फ्यूज करते हैं, बात एक ही होती है। गजल में कवि ने अपनी प्रेमिका को याद करते हुए अपने दुख को दर्शाने की कोशिश की है। कवि हर समय अपनी प्रेमिका को याद करता रहता है। बहुत सारे लोग कवि को बदनाम करना चाह रहे हैं। कवि तो किस्मत के साथ ही अपने दुख बांट रहा है। कभी कवि किस्मत को रो लेता है और कभी किस्मत कवि को रो लेती है। कवि के पास उसका दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं है। कवि की प्रिया को बिछड़े हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अब उसकी आदत अभी भी उसके याद आती है। कवि जब भी उसे भूलने का प्रयास करता है तो उसे उसकी अनुभूति अधिक होने लगती है, यानी कि और ज़्यादा उसकी याद आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ जो पर्दा खोले हैं इसका क्या मतलब है। कवि का यहाँ पर पर्दा खोलने से आशय है कि हमें अपनी स्वयं की कमजोरी से पर्दा हटाकर अपनी बुराइयों और अपने अवगुणों से साक्षात्कार करना चाहिए। यानी कि अपनी बुराइयाँ, अपने अवगुणों को पहचानना चाहिए कि हाँ, हमें ये बुराई है, ये है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने मनुष्य के कर्म को
खेती के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। इस खेत में भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक रचना, विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया गया, जो मूल कल्पना का सहारा बना। उसी बीज से, बीज आएगा यहाँ पे, बी नहीं है, जय रह गया इसका लिखना। उसी बीज से शब्दों के अंकुर निकलते हैं, जो निरंतर बढ़ते हुए एक पूर्ण कृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कृति होती है एक रचना, ठीक है, उसको कृति बुलाते हैं। इस साहित्यिक कृति में जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह रसधारा किसी क्षण भर में होने वाली रोपाई के परिणाम स्वरूप होती है। रोपाई यानी जब फसल उगाते हैं, जब पौधे लगाते हैं ना धान के, तो उसको रोपाई बुलाते हैं उस प्रोसेस को। लेकिन यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली खेती के समान है। इस प्रकार साहित्य का रस कभी भी खत्म नहीं होता। देखो जैसे खेती है, हमने उगाई, काट ली, खत्म, है ना। लेकिन ये जो कविता रच दी एक बार, वो सालों साल चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, और इसीलिए साहित्य का रस कभी भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अंधड़ जो है भावनात्मक आंधी है, और बीज जो है यहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति का प्रतीक कहे गए हैं। बगुलों के पंख कविता में कवि किसे रोकना चाहता है और क्यों? बगुले के पंख कविता में कवि संध्या के समय आकाश में घने और काले बादलों के बीच सफ़ेद बगुलों की उड़ती हुई कतार को देखता है और उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। कवि उन बगुलों को बहुत देर तक देखता रहता है। उसका मन अभी तक उनकी सुंदरता देखकर नहीं भरा है। बहुत देर तक बगुलों को देखने के बाद वह उड़ती हुई बगुलों की कतारों को रोक देना चाहता है, निहारते ही रहना चाहता है जब तक वो निहार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगुलों के पंख कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बगुलों के पंख कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि एक संध्या काले बादलों, घने बादलों के बीच आकाश में पंक्ति में उड़ रहे बगुलों को देखता है, जिन्हें देखकर वह मोहित हो जाता है। मतलब ऊपर वाली जो बात बताए ना, सेम सी लिखनी है इसमें भी। कवि चाहता है कि यह दृश्य रुक जाए और वह लगातार इन उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों को निहार सके। यह बगुलों की पंक्तियां कवि की आंखें चुरा कर ले जा रहे हैं। अर्थात कवि का भाव यह है कि यह दृश्य मंत्र मुग्ध करने वाला है, यानी कि अपने होश गंवा देने वाला ये दृश्य है। तो ये थे आपके हमारे जो है सारी कविताएं मैंने करा दी हैं आपको, कविताओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है पेड पीडीएफ है, वैसे मैंने फ्री में करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर आपको जैसे आरोह की है तो उसमें गद्य भाग, पद्य भाग के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा कंबाइंड। चाहो तो परचेज कर लेना, आपकी मर्जी है वो तो। और ऐसे वीडियो देखनी है तो वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।